अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों बात करूंगा आपसे इस वीडियो में AMU BA फॉरेन लैंग्वेज 2023 का जो पेपर था उसके बारे में आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं मैं। रीजनिंग वाला पार्ट 10 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, स्कोरिंग पार्ट होता है ये। अगर आपको रीजनिंग अच्छे से आती है तो आप 8 से 9 नंबर इस पार्ट में आराम से स्कोर कर सकते हैं। डिटेल में बताऊँगा आपको, कॉन्सेप्ट बताऊँगा, कहाँ से सवाल आया तो ये भी आपको बताऊँगा। सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर लिया होगा, नहीं किया तो वेट मत करिए, कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। जिनको 2024 की तैयारी करनी है, AMU BA फॉरेन लैंग्वेज की है, ये जामिया BA की, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट बैच में पढ़ना अच्छा लगता है, पसंद है, मैक्सिमम 30 स्टूडेंट, देन यू कैन जॉइन मी। बैच कोचिंग प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आप ज़रूर 2024 में AMU जामिया में BA फॉरेन लैंग्वेज कर रहे होंगे। सवाल आपको दिखेगा स्क्रीन पे, मैं सवाल पढ़ूंगा और उसका सॉल्यूशन आपको बोर्ड पे करके बताने वाला हूँ। सवाल पहला आया था आपके लिए, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट। ये सवाल आपको आया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। देन वॉक टू एंड आई टर्न टू द राइट एंड देन वॉक 2 किलोमीटर। आफ्टर देन आई टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। इन द एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। एक बंदा है, उसने 6 किलोमीटर जो है वो पहले चला है। मान लीजिए, हम मान लेते हैं अभी यहाँ से जा रहा है ऊपर, तो यहाँ से ये चला 6 किलोमीटर। थोड़ा सवाल थोड़ा वेग है ये, थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान से सवाल को समझना है। उसके बाद बोल रहा है जो बंदा है वो राइट में टर्न किया, तो राइट में टर्न का मतलब राइट ये वाला होगा इस साइड में, तो यहाँ 2 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि वो लेफ़्ट में टर्न किया। अब ये जब इसका फेस साइड में है तो राइट नीचे वाला होगा और लेफ़्ट ऊपर वाला होगा। उसके बाद वो लेफ़्ट चला गया ऊपर, तो लेफ़्ट में यहाँ चला गया ये इस साइड में, ठीक है। यहाँ इसने 10 किलोमीटर जो है ट्रैवल किया। अब ये बोल रहा है सवाल, अब आपको सवाल समझ में आएगा। ये बोल रहा है अगर लास्ट में वाला जो मूवमेंट था, अगर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसने किस साइड से स्टार्ट किया है। तो उसने यहाँ पर क्या है, ये साउथ है, ऊपर गया है, तो उसने कहाँ से स्टार्ट किया होगा, उसने अपनी जर्नी साउथ से स्टार्ट की। उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, साउथ। उससे ये था सवाल नंबर 1। अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। ये सवाल आपको रैंकिंग से आया था। A इज़ टॉलर देन B बट नॉट एज टॉल एज C। मान लीजिए, अभी हमने मान लिया A जो है ना, A जो है वो B से टॉलर है, तो जो टॉलर होगा उसको मैं पहले लिखूँगा। तो A जो है वो B से टॉलर है, ठीक है ना, बट नॉट एज टॉल एज C। इसका मतलब है, अब ये थोड़ी लैंग्वेज वाली बात, अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी देन यू विल बी इन ट्रबल। तो आपको लैंग्वेज समझनी नहीं, जब भी आपको सवाल समझ में आएगा। अब क्या है, नॉट एज टॉल एज C, इसका मतलब क्या है कि A जो है ना C से लंबा नहीं है, B से लंबा है, लेकिन C के बराबर लंबा नहीं, इसका मतलब C A से लंबा है। तो C मैंने पहले यहाँ पर लिख लिया। D इज़ टॉलर देन E बट नॉट एज टॉल एज B। इसका मतलब क्या है, D जो है ना वो E से तो लंबा है लेकिन B से लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको D आ जाएगा, यहाँ पर आपका E आ जाएगा। ये बोल रहा है D इज़ टॉलर देन E, तो ये से लंबा मैंने पहले लिखा है इसको, बट नॉट एज टॉल एज B। इसका मतलब B से लंबा है। हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग देम, सबसे लंबा कौन है इसके अंदर, सबसे लंबा होगा C। मैंने सबसे पहले लिखा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इस टाइप के सवाल बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान से समझना होता है, अदरवाइज यू विल फॉल्टर इन सच क्वेश्चंस। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, इन अ सर्टेन लैंग्वेज सन शाइन्स ब्राइटली इज रिटन एज बालोसुल, है ना, सन शाइन्स ब्राइटली, इसको लिखा है बालोसुल, ऐसे लिखा हुआ है। अभी मैंने बस लिखा है, अभी इसको आप ऐसा मत समझिएगा। हाउसेज आर ब्राइटली लिट, नेक्स्ट है हाउसेज आर ब्राइटली लिट। इसका कोड क्या है, इसका कोड है आपके पास कार्डो ऊडो अरीबा, है ना, कार्डो ऊडो अरीबा, ये इसका कोड है। उसके बाद थर्ड है लाइट कम्स फ्रॉम द सन, तीसरा है लाइट कम्स फ्रॉम द सन, ये थर्ड है। इसका कोड आपको दिया हुआ है डापी कुप लो डापी
डापी, कुप, लो और लास्ट है निरो, NRO। अभी आपको कोड दिए हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि सन एंड ब्राइटली का कोड क्या होगा, है ना। सन एंड ब्राइटली का कोड आपको बताना है क्या है। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। अब इस टाइप के सवाल को, ये सवाल आपको आया था कोडिंग डिकोडिंग से, इसको हम करते हैं कॉमन लेके, है ना, जो कॉमन वर्ड है। अब देखिए कॉमन वर्ड कौन कौन से हैं। अगर आप पहले वाले में देखें, पहले वाले में क्या कॉमन है, ब्राइटली कॉमन है। लेकिन अब देखेंगे दोनों में कौन सा कॉमन है। ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा नहीं होता है कि जो पहले लेटर का कोड पहला वाला होगा, इस बात का ध्यान रखिए। कॉमन देखते हैं। देखिए कॉमन यहाँ पर कौन सा है, बा, लो, सुल और काडो, ऊडो और ईबाई। तो इसका मतलब इसके अंदर बा जो है ना, बा दोनों में आ रहा है और ब्राइटली दोनों में। इसका मतलब ब्राइटली का कोड क्या होगा, ब्राइटली का कोड होगा बा। ये तो इसका कोड हो गया। इसका मतलब ब्राइटली का कोड क्या हो गया, बा हो गया। तो क्लियर हो गया। अब देखिए पहले वाले में और लास्ट वाले में कॉमन क्या है, सन है ना, सन कॉमन है और लो कॉमन है ना। लो इसमें भी आ रहा है, लो इसमें भी आ रहा है। तो सन का कोड क्या होगा, लो होगा। तो आपको बताना है सन एंड ब्राइटली, तो क्या होगा इसका आंसर, लो बा। ये इसका कोड हो जाएगा। फोर्थ सवाल बच्चों आपको आया था, इन द फॉलोइंग, आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, फिगर आपको दिया हुआ है 3। मैं फिगर बना देता हूँ आपके सामने बोर्ड पे। इसमें आपको क्या करना था, ये वाला सवाल तो आसान था बहुत ज़्यादा। ट्राइंगल है आपके पास, एक ट्राइंगल बना हुआ था ऐसे करके, और देन यू हैड रेक्टेंगल एंड एक आपके पास था सर्कल, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है P, यहाँ Q था, यहाँ R है, यहाँ पर U है, यहाँ पर T है और यहाँ पर S है। अब इसके अंदर क्या है, ये जो है ना सर्कल, ये कोच है, ये गर्ल्स ट्रायंगल शो कर रहा है गर्ल्स, और ट्रायंगल आपका रेक्टेंगल शो कर रहा है प्लेयर्स। अब सवाल आपको आया था, विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द गर्ल हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। इसका मतलब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा लेटर है जो कि शो कर रहा है, मतलब विच पार्ट ऑफ द डायग्राम गर्ल्स हु आर प्लेयर्स बट नॉट कोच। इसका मतलब है एक ऐसा लेटर जो कि गर्ल्स और प्लेयर में तो कॉमन हो, लेकिन वो आपका सर्किल में नहीं आना चाहिए। तो कौन सा लेटर, ये टी तो आपका सारा, टी क्या है, टी आपका मतलब कोच भी है और आपका प्लेयर्स भी हैं। तो आर एक ऐसा लेटर है जो कि, लेकिन आर भी हमारा इसमें आ रहा है, आर हमारा आपका सर्किल में भी आ रहा है, तो लेकिन सर्किल तो कोच को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा लेटर, क्यू। देखिए क्यू आपका ट्रायंगल गर्ल भी है और प्लेयर भी, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्यू। इसका आंसर क्या होगा, क्यू। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल बच्चों को बहुत मुश्किल लगा होगा। वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। एक शाम को बात कर रही थी एक दूसरे से। इफ़ हेमाज शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग। अब देखिए शाम को जब सन आता है ना, तो वेस्ट में जाएगा सन, तो शेडो जो है ना राइट में आती है, शेडो आपकी राइट में आएगी। मान लीजिए ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि रेमा मतलब हेमा की शेडो जो थी ना वो उसके राइट में है। तो राइट का मतलब, इसका मतलब जब ये इस साइड में फेस करेगी तब इसकी शेडो उसके राइट में होगी, इसका मतलब ये तो हेमा है। तो यहाँ कौन होंगी, ये होंगी रेखा, है ना, और इसका शेडो इस साइड में पड़ रहा है, इसका मतलब हमारा डायग्राम ठीक है, क्योंकि हेमा का शेडो उसके राइट में है, तो ये इसके राइट में आ गया। आपको बताना रेखा का फेस किस साइड में होगा। अब रेखा पता होगा आपको, ये वाला, ये आपका साउथ होता है, ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो ये इसका फेस किस साइड में है, साउथ में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सवाल बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगा होगा, थोड़ा मुश्किल सवाल ये था भी, क्योंकि आमतौर पे इस टाइप के सवाल एंट्रेंस में नहीं आता है, पहली बार ये आया था, कई सालों में देखा है। था आपको स्टेटमेंट और एजम्पशन, ये सवाल भी मैंने पहली बार देखा है 5-6 साल में, इससे पहले इस टाइप का सवाल पेपर में नहीं आया था। आपको था इन द प्रेजेंट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स एजुकेशन एंड स्मॉल फैमिली नॉर्म्स में लीड द नेशन टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आपका एक एजम्पशन है, अब सॉरी ये आपका स्टेटमेंट है, अब उसके पीछे आप क्या सोच रहे हैं ये आपको बताना है। इस दो आपके जो है एजम्पशंस हैं, एजुकेशन एंड स्मॉल फैमिली नॉर्म्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आप नेशंस प्रोग्रेस, पहली बात। दूसरा है बिग फैमिलीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन।
अब आपका जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि इन द प्रेजेंट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, जैसे आजकल का माहौल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हैं और काफ़ी हार्डशिप्स हैं, तो छोटी फैमिली और एजुकेशन जो है वो एक आपका नेशन को जो है वो मतलब प्रोग्रेस के रास्ते पे डाल सकता है। अब आपको बताना है कि जो दो आपके assumption हैं उसमें से कौन सी इम्प्लिसिट है। अब आप अगर आपकी अंग्रेज़ी सही होगी तो आप देखेंगे ये बोल रहा है इन द प्रेजेंट पीरियड ऑफ, जो आजकल जो हालात चल रहा है, और उसके बाद भी आगे डाउट है मे, है ना, मे, इसका मतलब है अभी डाउट है, ये 100% बात सही नहीं है। तो एजुकेशन एंड स्मॉल फैमिली नॉर्म्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नेशंस प्रोग्रेस, ऐसी कोई मतलब डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं हो सकती हैं। तो और दूसरी दोस्तों बात यह है, बिग फैमिलीज़ फाइंड डिफिकल्ट टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ये बात दोस्तों ठीक है, बिग फैमिलीज़ फाइंड, तो जब ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी, एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ डेज़, तो आपको मुश्किल होगा अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस, या जो आपका बच्चे स्कूल जा रहे हैं कैसे आप उनकी फ़ीस दे पाएंगे, क्योंकि महंगे स्कूल्स, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं तो बहुत महंगे हैं। एंड फॉर द मासेज इट इज़ इम्पॉसिबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ दोज स्कूल्स, तो बहुत महंगे हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा है जो इसमें से कोई भी आपका डायरेक्टली, पहली बात तो मे ही बोल रहा है ना, मे का मतलब है वो डाउट है, उसको डाउटफुल है, तो इसमें आपका कौन सा असम्पशन इम्प्लिसिट है। तो इसमें अगर आप देखें तो दोनों ही जो है ना, नीदर ए नॉर बी इज़ इम्प्लिसिट, है ना, नीदर ए नॉर बी इज़ इम्प्लिसिट, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्टली संबंध उसका नहीं है ना। बिग फैमिलीज, पहली बात ये है, बिग फैमिली, सारे बिग फैमिलीज़ तो अकेले तो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिग फैमिलीज़ हैं तो उनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि बिग फैमिलीज़ का मतलब ये नहीं कि जिनके 5 बच्चे हैं वो सब बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें हैं, ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं, लेकिन यहाँ उन्होंने सारे बिग फैमिलीज़ को ले लिया है, तो इसलिए नीदर ए नॉर बी इज़ इम्प्लिसिट। तो ये सवाल अच्छा था, थोड़ा सोचने वाला सवाल था, तो ऑप्शन डी होगा आपका सही आंसर। अब अगला नेक्स्ट सवाल आपको आया था एनालॉजी से, यार्ड इज़ 2 इंच एज कॉट इज़ 2, है ना, ये आपका लिक्विड का आपका यार्ड में क्या में नापते हैं, यार्ड आपका डिस्टेंस होता है, इंच भी आपका डिस्टेंस होता है, तो ऐसी कार्ट से क्या नापते हैं, कार्ट इज़ द मेजर ऑफ गैलन, जो लिक्विड होता है उसको नापते हैं हम गैलन में। तो कार्ट जो होता है QUART, तो गैलन का एक हिस्सा होता है, उसमें हम लिक्विड को मेजर करते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था पॉइंटिंग टू अ गर्ल, ये आपको आ गया ब्लड रिलेशन पे। मान लीजिए पॉइंटिंग टू अ गर्ल, ये गर्ल है और ये संदीप है, संदीप इसकी तरफ देख के क्या बोल रहे हैं, संदीप इसके तरफ देख के बोलते हैं शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर। इसका मतलब ये इसके अंदर कोई फीमेल है ना, शी इज़ द डॉटर, शी इज़ द डॉटर, संदीप कह रहा है शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर, मेरे पिता की इकलौती मतलब बहन की बेटी है, मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है, तो ये संदीप की कौन होगी। तो इस टाइप के सवालों में भी अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, देन यू विल बी हैविंग डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चन। सो अगर आपको अंग्रेज़ी में भी काफ़ी अच्छा आपका हाथ हो जब भी आप सवाल को समझ पाते हैं, अदरवाइज आप गलती कर देते हैं। तो ये इसके पापा की इकलौती बहन की बेटी है, तो ये कौन होगी, इसकी बुआ की या इसकी फूफी की बेटी है, तो कौन होगी इसकी, ये संदीप और ये आपस में कज़िन है। नेक्स्ट सवाल, तो इसमें आपको ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपको आया था हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी, ये सवाल आपको आया था एनालॉजी से। तो यहाँ पर हार्ट को कौन देखता है, हार्ट का जो आपके स्पेशलिस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। तो ऐसे ही किडनी का जो स्पेशलिस्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट सवाल आपको आया था, ये आपका आया था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इस टाइप के सवाल बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं, थोड़े मुश्किल ये होते भी हैं। सवाल आपको आया था ऑल बुक्स आर स्कूल्स, ऑल बुक्स आर स्कूल्स और स्कूल आर पेपर, ये आपका स्टेटमेंट है। अब इनमें से आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, तो कैसे करेंगे इसको, ऑल बुक्स आर स्कूल, तो ये हो गया आपका बुक्स, तो ये बुक्स होंगी सारी, ये कह रहा है सारी बुक्स जो है ना वो स्कूल्स हैं सारे, और उसके बाद बोल रहा है कि सारे स्कूल्स जो हैं वो क्या हैं, पेपर हैं, तो सारे स्कूल्स जो हैं वो पेपर हो गए। तो ऐसे करके डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है, ये आपका सारे मतलब यूनिवर्सल स्टेटमेंट हैं, अफर्मेटिव। अब आपके जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या है, ऑल बुक्स आर पेपर्स, दूसरा सम स्कूल्स आर नोट बुक्स। अब ये आपके दो कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है, इसमें से आपके ऑप्शन है ओनली वन फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ईदर वन और टू, और बोथ 1 and 2 फॉलोज। अब देखिए पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन कह रहा है ऑल बुक्स आर पेपर। अब सारे बुक्स तो पेपर के अंदर है ना, तो ये तो बात फॉलो कर रहा है, ऑल बुक्स आर पेपर्स, तो इसका मतलब 1 वाला फॉलो कर रहा है। दूसरा आपका स्टेटमेंट है सम स्कूल्स आर नॉट बुक्स, तो भी अगर आप यहाँ देखेंगे इन दोनों में
ये बोल रहा था ऑल बुक्स आर स्कूल्स, इसका मतलब क्या होता है? इसको अगर आप घुमा के बोलेंगे तो आप बोलेंगे सम स्कूल्स आर बुक्स। जब सम स्कूल्स आर बुक्स हैं तो सम स्कूल्स आर नॉट बुक्स भी होंगे। इसका मतलब क्या है कि दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बोथ वन एंड सेकंड फॉलोज। तो ये सारे मैंने सवाल बताए आपको, रीजनिंग के कैसे सॉल्व होते, मैंने कॉन्सेप्ट बताए आपको, समझ में आपको आया होगा। कोचिंग जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपको अच्छा है। कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है फॉरेन लैंग्वेज के अंदर। काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट बच्चों के हो रहे हैं। इस कोर्स को करने के बाद 40-50 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग हो रही है बच्चों की। तो जल्दी से आप ज्वाइन करें, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे। जिनको शॉर्ट बैच में जाना है, जिनको क्वालिफाई करना, उनको सोच लिया कि क्वालिफाई करना है, वही आएँ भाई। ठीक है, मैं भी बस 30 के बैच लगाता हूँ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बैच मैं नहीं लगाऊंगा। तो अगर आपको सुकून के बैच में आना है देन यू आर मोस्ट वेलकम, जल्दी ज्वाइन करें आप, ताकि आप क्वालिफाई करने के चांस जो हैं वो बढ़ जाएँ। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।